गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जो है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसकी ओवरी जो है उसके बारे में कुछ बात करते हैं बेसिक। तो सबसे पहले तो मैं इसके एग के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका एग जो होता है मैक्रोलेसिथल होता है, मतलब यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मच हाई अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है। सेंट्रोलेसिथल एग होता है, मतलब यॉक जो है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो मैक्रोलेसिथल सेंट्रोलेसिथल एग है, और जहाँ यॉक ज़्यादा होता है वहाँ क्लीवेज की रेट जो है वो उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस कारण से मैक्रोलेसिथल एग्स में हमने पढ़ा था क्लीवेज यहाँ पर मैक्रोलेसिथल एग है तो क्लीवेज कैसा होगा यहाँ पर, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। और सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलेगा। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलेगा। मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल एग हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक बार थोड़ी सी क्लीवेज की समरी मैं एक बार बात कर लेता हूँ। एग में फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो oocyte है उसके अंदर कुछ मैटरनल जो है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स को डिपॉजिट करवा दिया जाता है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रोटीन या mRNA हो सकते हैं, मैटरनली कोडेड। तो यहाँ पर बाइकॉइड और नैनोज mRNA जो हैं उनको डिपॉजिट करवा दिया जाता है, रेस्पेक्टिवली फ्यूचर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होगा एम्ब्रियो का। तो एग में यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में बाइकॉइड नैनोज mRNA का डिपोजिशन करवा दिया जाता है पहले ही। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हम अभी आगे बात करेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद एग जिस टाइम पर ओव्यूलेट होता है उस टाइम पर मेटाफेज फर्स्ट अरेस्टेड फॉर्म में रहता है, और ओव्यूलेशन के दौरान ओविडक्ट से होके जब एग बाहर निकलते हैं तो मैकेनिकल प्रेशर के कारण एग का साइटोप्लाज्म एक्टिवेट हो जाता है, मेयोसिस कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा अलग है, हमने एनिमल्स में जो है पढ़ा था कि वहाँ पर स्पर्म जो है वो एक्टिवेट करवा रहा था, वर्टिब्रेट्स में हमने बात करी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल जो फोर्स हैं उनके द्वारा एग के साइटोप्लाज्म का एक्टिवेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो गया है, और मैटरनल कोडेड जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं ओव्यूलेशन के टाइम से ही। तो जिससे कि mRNA और नैनोज जो हैं जो कि मैटरनली कोडेड हैं, ये जैसे ही ओव्यूलेशन होगा ये प्रोटीन कोड करना शुरू कर देते हैं, एक ग्रेडियंट बनना शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एग का जो शेल है, जो उसकी कवरिंग है, उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है एक, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो वो जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल में से होकर स्पर्म एंट्री करता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो इतना कम होता है कि एक टाइम में एक ही स्पर्म जो है वो एंट्री करेगा। तो इससे पॉलीस्पर्मी जो है वो भी रुकेगी यहाँ पर, और पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए कोई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वाली रिएक्शंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो जो एक माइक्रोपाइल है उसका डायमीटर इसलिए कम है ताकि एक स्पर्म ही एक बार में अंदर जा सके और वो फर्टिलाइजेशन करवा दे, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरी खास बात, यहाँ पर स्पर्म कंप्लीटली एग के अंदर चला जाता है। हमने एनिमल्स थे कुछ, उनके अंदर जो हमने सी अर्चिन या जो वर्टिब्रेट्स थे उनके डेवलपमेंट हमने पढ़े थे। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो रहा है, एग स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ पर कंप्लीटली जो एग है वो पूरा स्पर्म पूरा एग के अंदर एंट्री कर जाता है, और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होने से पहले ही रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, कंप्लीटली रेप्लिकेट हो जाते हैं, और फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न
होता है उसके बाद में, और फिर माइटोसिस जो है वो शुरू हो जाता है क्लीवेज वाला। तो क्लीवेज के दौरान यहाँ पर जो माइटोसिस होगा वो भी कुछ खास तरह का है। यहाँ पर G1 और G2 फेज जो हैं, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो है वो एब्सेंट रहेगी, कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा, साइटोकाइनेसिस जो है वो एब्सेंट रहेगी। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, यानी कि सिनोसेटिक कंडीशन जो है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होगी। 8 और 9 माइटोसिस के राउंड होने के बाद जो है 2 की पावर 9 न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे, और 9th माइटोसिस जो है उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ चले जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन होगा, वो सेल्स बना लेते हैं। ये जो सेल्स अलग से इकट्ठी करके रख ली जाती है पोस्टीरियर एंड पर, ये पोल सेल्स कहलाती हैं। गॉनोड डेवलपमेंट के दौरान इनको गॉनोड्स में डिपॉजिट करवा दिया जाता है, और ये जर्म सेल प्रीकर्सर्स हैं यहाँ पर, यानी कि आगे चलकर ये जर्म सेल्स बना लेंगे जिनसे कि गैमीट फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं, ये न्यूक्लियस 9th माइटोसिस के बाद पोल सेल्स बन गई, फिर माइटोसिस जो है और आगे चलेगा, यानी कि न्यूक्लियस वापस से डिवाइड होंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है यहाँ पर। 10th राउंड ऑफ माइटोसिस के बाद न्यूक्लियस जो सभी न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन शुरू हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 13th राउंड ऑफ माइटोसिस जो है, 13th राउंड ऑफ माइटोसिस कंप्लीट होते होते न्यूक्लियस सभी पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन या इनफोल्डिंग होती है, जिससे कि उन न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो जाती है, यानी कि अब ये न्यूक्लियस जो है ये इनके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग हो गई है, तो ये पूरी सेल्यूलर लेयर यहाँ पर बन गई है। इसको ब्लास्टोडर्म, और ये स्टेज जो है यहाँ पर ये ब्लास्टोसील है यहाँ पर। और 13th राउंड ऑफ माइटोसिस के बाद में आगे अगर हम बात करें तो रेट ऑफ माइटोसिस जो है अप्रोक्सीमेटली 13th राउंड ऑफ माइटोसिस तक अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट में सेल डिवीज़न जो है कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद सेल डिवीज़न की रेट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, साथ साथ अनसिंक्रोनाइज्ड भी होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ तक का जो डेवलपमेंट था, यहाँ तक का डेवलपमेंट मेनली रेगुलेट किया जा रहा था मैटरनल इफेक्ट जीन्स के द्वारा, यानी कि मैटरनली कोडेड mRNA या प्रोटीन्स जो कि एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। दैट प्रोटीन्स विच आर कोडेड बाय मैटरनल mRNA आर रेगुलेटिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। तो वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अब तक मैटरनल इफेक्ट जीन्स जो थी वो रेगुलेट कर रही थी, मैटरनल इफेक्ट जीन्स के जो प्रोडक्ट थे वो रेगुलेट कर रहे थे। और इस 13th राउंड ऑफ माइटोसिस के बाद जो है सेल डिवीज़न की रेट स्लो हो गई, अनसिंक्रोनाइज हो जाती है, और जाइगोटिक जीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है उसको रेगुलेट करना शुरू कर देती हैं। मैटरनल कोडेड जो mRNA होते हैं या उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, और इस फेज यानी कि जो ट्रांजिशन हुआ है यहाँ से मैटरनल जो रेगुलेशन था उससे अब जाइगोटिक रेगुलेशन में ट्रांजिशन हो गया है एग का, इसको MBT या मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कहा जाता है। और इस मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद ब्लास्टुला जो है वो ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट हो जाती है और गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस यहाँ पर वेंट्रल साइड जो है वहाँ से इनफोल्डिंग होना शुरू होता है, और फिर वो आगे कंप्लीट जो है सेगमेंटेशन वगैरह करवाना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ पर हमने सिर्फ मेन चीज़ क्या याद रखनी है, क्लीवेज का टाइप क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉलीस्पर्मी कैसे ब्लॉक की जा रही है, अर्ली जो क्लीवेज हैं, अर्ली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसे कौन सी जीन रेगुलेट करती हैं। तो मैटरनल इफेक्ट जीन जो है वो इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रही हैं।
फिर एक बार वापस से मैं पूरी जो समरी है क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार। फर्टिलाइजेशन हो गया है और फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही मैटरनल जो कोडेड जीन्स थे उन्होंने कुछ ग्रेडियंट बना दिया था। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस स्पेसिफिकेशन जो है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कुछ होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। उन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान ही एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस स्पेसिफिकेशन जो है वो करवा दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू होंगी वो मैटरनल इफेक्ट जीन्स होंगी। बाइकॉइड, नैनोज, हंचबैक, कॉडल, हकेनमेन, टेललेस, ये कुछ जीन्स हैं जो कि मैटरनली कोडेड जो mRNA है वो एक्सप्रेस करवाना शुरू करते हैं इनिशियली। और एक ग्रेडियंट जो है मैटरनली कोडेड जीन्स के जो प्रोडक्ट है उनका एक ग्रेडियंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल बाइकॉइड जहाँ से ज़्यादा है वो वाला पार्ट इन फ्यूचर एंटीरियर पार्ट बनाएगा। कॉडल या नैनोज जहाँ पर ज़्यादा है वो वाला पार्ट इन फ्यूचर पोस्टीरियर रीजन बनाने वाला है। ये मैटरनल इफेक्ट जीन जो है ये किसी स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती हैं और ये फिर एमबीटी के आसपास जाइगोटिक जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना शुरू करती हैं और ये एक मॉर्फोजन की तरह भी काम कर रही है। यानी कि बाइकॉइड जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर हेड रिलेटेड जो जीन्स हैं जाइगोटिक सेल्स की एम्ब्रियोनिक सेल्स की वो एक्सप्रेस होना शुरू होती हैं। जहाँ पर नैनोज ज़्यादा है वहाँ पर पोस्टीरियर रीजन स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन जो है एम्ब्रियोनिक सेल्स का वो देखने को मिलेगा। मैटरनल इफेक्ट जीन जिन ग्रुप ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करवाती हैं वो कहलाती हैं सेगमेंटेशन जीन्स। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले एक्सप्रेशन होता है मैटरनल इफेक्ट जीन्स का, वो एक्सप्रेस करवाती हैं एमबीटी के आसपास एम्ब्रियोनिक जीन्स का जो कहलाती हैं सेगमेंटेशन जीन्स। सेगमेंटेशन जीन्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, गैप जीन, पेयर रूल जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। गैप जीन्स जो हैं सबसे पहले एक्सप्रेस होती हैं। गैप जीन्स एक्सप्रेस करवाती हैं पेयर रूल जीन्स को, पेयर रूल जीन्स एक्सप्रेशन करवाती हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स का। और ये पेयर रूल जीन्स और सेगमेंट पोलैरिटी जो जीन्स हैं ये दोनों मिलकर एक्सप्रेशन रेगुलेट करती हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स का या ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स का। तो मतलब सबसे पहले जो एक्सप्रेशन शुरू हुआ है यहाँ पर वो होगा मैटरनल इफेक्ट जीन्स का। मैटरनल इफेक्ट जीन्स ने एक्सप्रेशन करवाया सेगमेंटेशन जीन्स का। सेगमेंटेशन जीन्स में सबसे पहली गैप जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ। गैप जीन इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि गैप जीन में म्यूटेशन होने के कारण कोई पूरा लार्ज ब्रॉड सेगमेंट जो है आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक लार्ज ब्रॉड सेगमेंट जो है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइकॉइड का एक्सप्रेशन ना हो तो बाइकॉइड जिन जीन्स का एक्सप्रेशन करवा रही हैं उन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा और उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा तो हेड वाला जो रीजन है वो नहीं बनेगा एम्ब्रियो के अंदर। इसी तरह से अगर एब्डोमेन या टेल वाले पार्ट को कोड करने वाली जीन्स जो है गैप जीन्स उनका अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है वो नहीं बन पाएगा एम्ब्रियो के अंदर, एक एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। गैप जीन्स एक्टिवेट करवाती हैं पेयर रूल जीन्स को। तो गैप जीन्स ने 3 ब्रॉड सेगमेंट्स में एम्ब्रियो को डिवाइड कर दिया, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। पेयर रूल जीन जो है ये इनके म्यूटेशन से अल्टरनेटिवली जो पेयर्स हैं जीन के या जो सेगमेंट्स हैं एवरी अदर सेगमेंट्स जो हैं उनमें म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पेयर रूल जीन में एक नाम है ऑड स्किप्ड जीन। तो ऑड स्किप्ड जीन जो है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो ईच ऑड सेगमेंट जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा।
इसी तरह से इवन स्किप्ड जीन है पेयर रूल जीन में ही, अगर उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा तो ईच इवन सेगमेंट यानी कि 2, 4, 6, 8 इवन सेगमेंट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये गैप जीन्स ने पेयर रूल जीन्स को एक्टिवेट करवाया। पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट करवाती हैं सेगमेंटेशन जीन्स के लास्ट जीन सेगमेंट को, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटल पोलैरिटी, मीन्स anterior and posterior border of each segment is marked by expression of segment polarity genes। किसी भी सेगमेंट का आगे वाला पार्ट है उसमें क्या बनेगा, पीछे वाला पार्ट है उसमें क्या बनेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर जो पार्ट है एंटीरियर बाउंड्री कैसी होगी, पोस्टीरियर बाउंड्री कैसी होगी, तो इनको रेगुलेट करती हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन। अगर सेगमेंट पोलैरिटी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो जो सेगमेंट पोलैरिटी का लॉस हो सकता है, या तो हो सकता है कि एंटीरियर या पोस्टीरियर पार्ट का रिवर्सल हो जाए, उल्टे हो जाएं, या फिर मिरर इमेज बन जाए, दोनों तरफ से एक जैसे ही दिखें, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो डिलीशन हो जाए उसका। साथ साथ ये पेयर रूल और सेगमेंट पोलैरिटी जीन जो है ये थर्ड ग्रुप ऑफ जीन को एक्टिवेट करवाती हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, मैटरनल इफेक्ट जीन। सेकंड ग्रुप कौन सा था, सेगमेंटेशन जीन। थर्ड ग्रुप है होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स या होम्योटिक जीन्स, जिनके बारे में हमने सेल बायो में या मॉल बायो में भी बात की थी। होम्योटिक डोमेन हमने पढ़ा था। होम्योटिक सेलेक्टर जीन जो है ये हॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। एनिमल्स में इनको हॉक्स जीन फैमिली, और प्लांट्स में हम इनको स्पेसिफिकली मैड्स MADS मैड्स बॉक्स फैमिली के नाम से पढ़ते हैं। जो ABC मॉडल है प्लांट्स में, वहाँ पर जो ऑर्गन आइडेंटिटी या जीन्स हैं मैड्स बॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो A क्लास, B क्लास और C क्लास की जो तीन क्लासेस हैं जीन की, फ्लोरल डेवलपमेंट के दौरान जो ABC मॉडल पढ़ा था हमने वहाँ पर, तो उसी तरह से एनिमल्स में हॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं ये जीन। ये ऑर्गन आइडेंटिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑर्गन आइडेंटिटी मीन्स विच ऑर्गन्स विल फॉर्म एट व्हाट नंबर ऑफ सेगमेंट, कौन सा ऑर्गन किस सेगमेंट पर बनने वाला है, इसका डिसीजन जो है ये होम्योटिक जीन जो है ये लेती हैं। होम्योटिक जीन्स की सबसे खास बात कि होम्योटिक जीन्स जो हैं ये DNA पर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में इनका एक्सप्रेशन होता है बॉडी के एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ, यानी कि जो सबसे आगे की तरफ है वो एंटीरियर रीजन वाली सेल्स में एक्सप्रेस होंगी, जो बीच में आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये DNA है, इसमें जीन है, ये अलग अलग तरह के होम्योटिक सेलेक्टर जीन जो हैं ये एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो जो जीन पहले आ रही है वो एंटीरियर वाले रीजन में एक्सप्रेस होगी, जो जीन पीछे आ रही है वो जीन पोस्टीरियर रीजन वाली सेल्स में एक्सप्रेस होगी। तो जो स्पेसिफिक जो लोकेशन है सेल्स की, जो पोजीशन है सेल्स की, उन पोजीशन ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स जो है वो देखने को मिलता है। और इसीलिए स्पेसिफिक जो रीजन है वहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गन्स वगैरह जो हैं या कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो ऑरिजिन उनका फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं इस ड्रोसोफिला के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं एक बार।